मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व था। मेरी बेटी का नाम माला था। वह मेरे घर की खुशियाँ थी, लक्ष्मी थी और बहुत ही खूबसूरत भी। जब उसने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है, तो मैंने उसे बिल्कुल नहीं रोका। मैं उसे क्यों रोकती? मैं चाहती थी कि वह डॉक्टर बने। लेकिन हम लोग गरीब थे। फिर भी बड़ी मेहनत करके उसे डॉक्टर बनाया था। अभी उसके हाउस जॉब के दिन चल रहे थे, यानी कि इसके बाद वह पूरी तरह से डॉक्टर बन चुकी थी और अपना अलग से क्लिनिक भी बना सकती थी। लेकिन अभी वह नए डॉक्टरों की सूची में थी, इसलिए नए डॉक्टरों को ज्यादा मेहनत का काम दिया जाता है, जैसे कि नाइट ड्यूटी। सब जानते हैं कि रात को जागना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब उसने मुझे बताया कि उसकी नाइट ड्यूटी रहेगी, तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा, जब तक तू घर नहीं आएगी, बेटी, मैं परेशान रहूंगी। वह मेरी इकलौती बेटी थी। मेरे 2 बेटे भी थे, लेकिन जो प्यार मुझे बेटी से था, वह बेटों से नहीं था। उसके पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे। घर में उसकी एक बुआ भी रहती थी, वह भी उसे बहुत चाहती थी। माला ने मुझसे कहा, माँ, मैं ड्यूटी बदलवा नहीं सकती। ऊपर से ऑर्डर आया है। आप परेशान मत होना। अस्पताल में मैं अकेली थोड़ी होती हूँ, और भी लोग होते हैं। उसने बड़े प्यार और सलीके से मुझे समझाया। वह बहुत जिम्मेदार थी। डॉक्टर के पास कहाँ वक्त होता है कि वह एक गिलास पानी भी पी सके। और नाइट ड्यूटी का डॉक्टर तो वैसे ही बहुत व्यस्त रहता है। फिर भी वह रोज मुझे फोन करती थी। लेकिन आज उसका फोन नहीं आया, तो मैं बहुत परेशान हो गई। जब मैंने उसे फोन किया, तो घंटी तो जा रही थी, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। मेरा दिल कांपने लगा कि न जाने क्या हो गया है। और फिर जिस हालत में मेरी बेटी को घर लाया गया, वह मैं ही जानती हूँ। उसके बाद उसका फोन हमें नहीं मिला, लेकिन उसकी एक दोस्त थी, जिसने हमें बताया कि माला की तरफ से एक वीडियो मिली है। जब वह हमारे घर आई, तो उसके फोन में वह वीडियो थी, जो हमें मिल गई। जब उस वीडियो को चलाया, तो हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पूरे देश का समर्थन हमारी बेटी के साथ था। वीडियो में एक दिन माला अस्पताल से वापस आई और मुझसे पूछने लगी, माँ, एक सवाल का जवाब तो दो, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो, तो क्या उसे रोकना चाहिए? मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? ये तो भगवान भी कहता है कि हमेशा सच्चाई और हक का साथ देना चाहिए। मेरी बात सुनकर वह कहीं खो गई। मैंने उसे कहा, माला, खाना खा ले, कहाँ खो गई है? देख, आज तेरी पसंद का दाल भात बनाया है। यह उसका पसंदीदा खाना था और वह देखते ही खुश हो जाती थी। लेकिन आज वह कहीं और ही खोई हुई थी। जब मैंने बार बार पूछा, तो वह कहने लगी, माँ, अगर कुछ ऐसा बुरा हो रहा हो जिसे रोकने की ताकत हमारे पास न हो, तो फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा, फिर भी लड़ना चाहिए बेटा, कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान कोशिश करता है, तो भगवान उसका साथ देता है। मैंने उससे पूछा, तू किस बारे में पूछ रही है और इतनी परेशान क्यों लग रही है? उसने कहा, कोई बात नहीं माँ, बस एक टेस्ट है, उसमें नंबर लगवाने की बात चल रही थी, उसी बारे में कह रही थी। उसकी बातें मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और वह तो डॉक्टर बन रही थी। लेकिन जब भी वह मुझसे कुछ पूछती, तो मैं हमेशा अपनी समझ से उसे सही जवाब देने की कोशिश करती थी। मुझे मेरी बेटी से बहुत प्रेम था। हम लोग बहुत गरीब थे। उसके लिए मैंने अपने सारे गहने तक बेच दिए थे, बड़ी मुश्किल से उसकी फीस भर पाई थी। मुझे उससे बहुत लगाव था, क्योंकि वह सिर्फ एक अच्छी बेटी नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी थी। एक दिन माला बालकनी में खड़ी थी, जब अचानक से वह डर गई और भागते हुए नीचे आई। भागते भागते मुझसे टकरा गई। मैंने पूछा, क्या हो गया बेटा? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? उसने कहा, माँ, एक लड़का खड़ा है। मैंने पूछा, कहाँ खड़ा है? कहने लगी, हमारे घर के नीचे। मैंने कहा, तो क्या हुआ? यहाँ बहुत लोग आते जाते हैं, कुछ रुकते हैं, कोई फोन पर बात करता है।
इसमें परेशान होने की क्या बात है? उसने कहा, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं माँ। वह लड़का रोज यहाँ आता है और जैसे ही मुझे देखता है दूर से मुस्कुराता है। पता नहीं वह क्या सोचता है। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, जब तक वह दूर खड़ा है कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वह तुझे कुछ कहे तो उसका मुंह तोड़ देना। उस दिन उस लड़के ने माला का रास्ता रोक लिया। मैं दूर से यह सब देख रही थी। पहले वह लड़का कुछ बोला, फिर माला ने कुछ कहा और अचानक उसने उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। लड़का चुपचाप हाथ रखकर एक ओर चला गया और माला अस्पताल के लिए रवाना हो गई। पूरा दिन मैं यही सोचती रही, यह लड़का कौन था? उसने मेरी बेटी से क्या कहा? माला ने उस दिन मुझे फोन भी नहीं किया, जबकि वह रोज फोन करती थी। जब शाम को वापस आई तो मैंने उससे पूछा, वह लड़का क्या कह रहा था? माला ने कहा, माँ, वह बुरा लड़का नहीं है। मैंने हैरान होकर पूछा, अगर वह बुरा नहीं है तो तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा? माला बोली, जब मैंने उसे थप्पड़ मारा तब मुझे पता चला कि वह बुरा नहीं था। वह अस्पताल में किसी महिला के साथ आया था और तभी से मुझे देखता था। उसने मुझसे बड़ी इज्जत से कहा कि उसे मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। लेकिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? माला ने बताया, जब मैं जा रही थी उसने पीछे से कहा कि वह फिर भी रोज मुझे देखने आएगा, क्योंकि जब तक वह मुझे देख नहीं लेता उसका दिल नहीं मानता। यह सुनकर मैं चौंक गई और कहा, बेटी, तू इतनी मासूम है। एक पल में कैसे अंदाजा लगा लिया कि वह तुझसे सच्चा प्रेम करता है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, जो मर्द होते हैं न, उन्हें पता होता है कि औरतें बातों से खुश हो जाती हैं। वे बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर होते हैं। अगर उसमें दम है तो उसे कह कि वह घर रिश्ता भेज दे। माला ने कहा, माँ, अगर उसने रिश्ता भेज दिया तो क्या आप मान जाएंगी? मैंने उसे समझाया, हाँ, मानूंगी, लेकिन वह इस काबिल होना चाहिए। हम तुझे डॉक्टर बना रहे हैं, तेरी शादी किसी आम आदमी से थोड़ी करेंगे। इसके बाद माला रोज उसी रास्ते से गुजरती और वह लड़का पहले से ही खड़ा होता। लेकिन अब वह कुछ कहता नहीं था, कुछ बोलता नहीं था। माला और वह लड़का अब रोज एक दूसरे को देखते थे। मुझे माला में धीरे धीरे कुछ बदलाव नजर आने लगे थे। ऐसा लगने लगा था कि वह भी उस लड़के को पसंद करने लगी है, क्योंकि जब वह उसके सामने से गुजरती तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान होती थी। अब वह तैयार होकर बाहर जाती थी, जबकि पहले ऐसा नहीं करती थी। पहले कहती थी, माँ, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट्स को मेकअप करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अब अस्पताल में पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे वहाँ कोई जानता नहीं था, तो शायद अब वह उस लड़के के लिए तैयार होकर जाती थी, क्योंकि वो घर के सामने ही खड़ा होता था। मुझे इस सब की चिंता होने लगी, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे से उस लड़के के बारे में पता करने के लिए कहा। उसने बताया कि लड़के का नाम राम है और वह सामने वाले घर में रहता है। उस घर के लोग बहुत अच्छे थे, पूरे मोहल्ले में उनकी इज्जत थी और लोगों का कहना था कि राम की माँ अपने बेटे पर बहुत गर्व करती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि राम क्यों हर रोज हमारे घर के सामने खड़ा रहता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। माला अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी और सामने राम बारिश में भीगता हुआ खड़ा था। माला उसे देखती रही, लेकिन मैंने उसे टोका, बेटा, तू क्यों इतना सोच रही है? ये तो उसकी मर्जी है, तुम अपने कमरे में आकर बैठ जा, वरना सर्दी लग जाएगी। वह मेरे सामने से चली तो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसकी सोच अब कहीं और है। मुझे माला की फिक्र थी। मैंने सोचा, अगर उसकी जिंदगी में गलत इंसान आ गया तो उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग थे जो माला से शादी करना चाहते थे। वह डॉक्टर बन चुकी थी और छोटे शहर में डॉक्टर बनना बड़ी बात थी। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन माला को स्कॉलरशिप मिल गई थी, वरना उसकी फीस भर पाना हमारे लिए नामुमकिन था। फिर भी घर चलाने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ा था। माला हम सब के लिए एक उम्मीद थी, क्योंकि उसके डॉक्टर बनने से हमारी किस्मत बदलने वाली थी। माला अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। वह उन पर जान छिड़कती थी,
और मैं चाहती थी कि उसकी शादी ऐसे इंसान से हो जो उसे सच्चे दिल से प्रेम करे और उसे हमसे दूर न ले जाए। माला बहुत अच्छी इंसान थी, वह किसी का भी दिल जीत सकती थी, लेकिन सामने वाला भी तो इस लायक होना चाहिए। एक दिन माला मेरे पास आई और बोली, माँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये बात मेरे बारे में, मेरे भविष्य और मेरे जीवन साथी के बारे में है। मैं उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गई। वह मुझे यह बताने वाली थी कि राम के घरवाले रिश्ता लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले उसने कहा, माँ, मेरे दिल में जो जगह आपकी, पापा की और मेरे भाइयों की है, वह किसी और की नहीं हो सकती। इतने में उसके अस्पताल से कॉल आ गई और वह बीच में ही उठकर चली गई। जैसे ही अस्पताल से माला को कॉल आती, वह सब कुछ छोड़कर पहले कॉल सुनती थी। कहती थी, हो सकता है कोई मरीज तकलीफ में हो, इसलिए मुझे बुला रहे हैं, मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। यही बात तो माला की सही थी, दूसरों के दर्द को समझना और उनकी मदद के लिए हर समय तैयार रहना। उस दिन भी अस्पताल से कॉल आई थी, हालांकि उसकी नाइट ड्यूटी थी, लेकिन अस्पताल से उसे डे ड्यूटी के लिए भी बुलाया गया था। शायद कोई डॉक्टर छुट्टी पर चली गई थी। मैंने उससे कहा, तू डे ड्यूटी भी करेगी और नाइट ड्यूटी भी, थक नहीं जाएगी? तो वह मुस्कुराकर बोली, माँ, एक ही दिन की तो बात है, नहीं थकूंगी, वापस आकर आराम कर लूंगी। आप मेरी पसंद का खाना बनाकर रखना, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। मैंने उसे कहा, ठीक है, लेकिन अपना मोबाइल चार्ज कर लेना और कुछ खा लेना। उसने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, अस्पताल में खाना मिलता है। जब वह घर से जा रही थी, तो न जाने क्यों मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने उसे पुकारना चाहा, पर रुक गई। कहते हैं कि जब कोई जा रहा हो, तो पीछे से नहीं पुकारते। उसने जाते वक्त कहा था, माँ, जो जरूरी बात करनी है, वह लौटकर आराम से करूंगी। वह अपने काम पर चली गई और मैं अपने कामों में लग गई। दोपहर में उसने एक बार फोन किया और बताया कि सब कुछ ठीक है। फिर शाम को भी उसने फोन किया और कहा, माँ, आज थोड़ा काम ज्यादा है, लेकिन मैंने खाना खा लिया है। आपने खाना खा लिया ना? मैंने कहा, हाँ बेटा, खा लिया है, अब सोने जा रही हूँ। उसने कहा, आप सुकून से सो जाइए, सुबह मिलते हैं। मुझे क्या पता था कि उस रात के बाद मुझे कभी सुकून की नींद नहीं मिलेगी। अगली सुबह माला 9 बजे तक घर आ जाती थी, क्योंकि उसकी शिफ्ट 8 बजे खत्म हो जाती थी और अस्पताल से घर आते आते उसे 1 घंटा लगता था। मैंने सोचा, जैसे ही वह आएगी, मैं उसे खाना परोस दूंगी। शायद वह बहुत थकी हुई होगी। मैंने उसके लिए प्लेट में खाना निकाला, उसे गर्म किया और माला के कमरे की तरफ चली गई। लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला और लाइट ऑन की, तो देखा कि वह कमरे में थी ही नहीं। कमरा एकदम साफ सुथरा पड़ा था। मुझे लगा शायद उसे आने में देर हो गई है। मैं बाहर देखने गई, लेकिन आज उस लड़के को भी बाहर नहीं देखा। मेरे मन में अजीब ख्याल आने लगे, माला कहीं ठीक तो है, उसने कुछ किया तो नहीं। मुझे याद आया कि माला उसी लड़के के बारे में बात करने वाली थी, और मैं सोचने लगी कि अगर उसके घरवाले रिश्ता लेकर आए, तो क्या मुझे हाँ कहनी चाहिए या नहीं। 2 घंटे बीत गए, पर माला नहीं आई। मैंने उसका फ़ोन मिलाया, घंटी जा रही थी, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। मुझे लगा शायद वह व्यस्त होगी। फिर उसकी दोस्त का नंबर मिलाया, लेकिन वह भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब मुझे और चिंता होने लगी। आखिरकार उसकी दोस्त ने फ़ोन उठाया। मैंने उससे घबराते हुए पूछा, बेटा, माला कहाँ है? वह फ़ोन नहीं उठा रही है। उसने कहा, हम भी उसे ही तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने हैरान होकर पूछा, तलाश कर रहे हो? क्या मतलब? क्या माला कहीं गायब हो गई है? मुझे लगा शायद उसकी दोस्त मजाक कर रही है, लेकिन ऐसे मजाक की कोई जगह नहीं थी। उसने कहा, मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। असल में माला कहीं मिल नहीं रही है। उसकी बात सुनकर मेरी जान सूख गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और मेरी बेटी आखिर कहाँ चली गई थी। मुझे लगा कि अस्पताल बहुत बड़ा है, शायद माला कहीं व्यस्त होगी। मिल जाएगी, आप परेशान मत हो। मैंने कहा, अस्पताल तो बहुत बड़ा है,
एक दिन में पूरा अस्पताल देख भी नहीं सकते, साथ ही कॉलेज भी है। मैंने उसकी दोस्त से कहा, मैं थोड़ी देर बाद फिर फोन करती हूँ। वह बोली, ठीक है आंटी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ परेशानी महसूस हो रही थी। पता नहीं बात क्या थी। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से फोन किया और कहा, माला से बात करवा दो। तो उसने कहा, आंटी, बात ऐसी है कि माला मुझे अब तक मिली नहीं है। ये कहते ही उसकी आवाज अचानक से कांप गई और फिर उसके मुंह से चीख निकल गई। मैं घबरा गई। हाय, क्या हुआ? क्या हो गया? जल्दी से बताओ, उसने कहा। आंटी, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने पूछा, पर हुआ क्या है? मुझे बताओ, सब ठीक तो है ना? मेरा दिल बैठा जा रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। माला मिल गई है। मैंने राहत की सांस ली। अच्छा, मिल गई? कैसी है वह? मेरी बात करवा दो, वह रोते हुए बोली। आंटी, मैं बात नहीं करवा सकती। बस आप जल्दी अस्पताल पहुंचिए। मैं घबरा गई। अगर यह लड़की मजाक कर रही थी तो मैं उसे कभी माफ नहीं करती। मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे। मैं घर से तुरंत निकली। सामने राम भी नहीं था जो मुझे कभी रोकता। मैंने ऑटो लिया और सीधे अस्पताल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में अस्पताल का सामान्य माहौल ही था। कोई एम्बुलेंस खड़ी थी, कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था और कोई बात कर रहा था। लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग सा लग रहा था। लोग मुझे देख रहे थे, जैसे उनके चेहरे पर कुछ छिपा हुआ था, जैसे उन्हें कुछ पता है जो मुझे नहीं पता। मैं रिसेप्शन पर पहुंची और पूछा, डॉक्टर माला कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आप दूसरी मंजिल पर जाइए, आपको पता चल जाएगा। यह जवाब मुझे और परेशान कर गया। दूसरी मंजिल पर पहुंची तो माला की दोस्त और बहुत सारे लोग खड़े थे। माहौल अजीब था, जैसे कोई बड़ी घटना हो गई हो। माला की दोस्त रोते हुए मेरे पास आई और बोली, आंटी, मुझे नहीं पता क्या हो गया। अगर मैं वहां होती तो कुछ न कुछ जरूर करती। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या कह रही हो तुम? हुआ क्या है? माला कहाँ है? उसके आंसू बहते जा रहे थे। उसकी हालत देखकर मैं भी अंदर से टूटने लगी थी। तभी एक आदमी आया और बोला, क्या आप डॉक्टर माला की माँ हैं? उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कहा, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। वह मुझे धीरे धीरे बताने लगा कि क्या हुआ था। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल पर जैसे पहाड़ टूटने लगा। क्या कह रहे हैं आप? मेरी आवाज कांपने लगी। 20 लोग थे, मेरी बेटी के साथ 20 लोग। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने चीख कर कहा, मेरी बेटी के साथ उन्होंने क्या किया? वह सब कुछ पहले ही बता चुका था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा था कि क्या अनर्थ हो गया था। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मैं खुद को संभाल नहीं सकी। दूर से माला की एक झलक दिखी और फिर मुझे वहां से हटा दिया गया। माला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। मेरी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज उठीं। सबको पता चल गया था कि माला की मां आ गई है। उन्होंने बताया कि माला नाइट ड्यूटी पर थी और फिर अचानक कहीं गायब हो गई। उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई और वह हमें एक अंधेरे कमरे में ऐसी हालत में मिली जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। उनके अनुसार उसके साथ यह सब कुछ करने वाले लगभग 20 लोग थे, लेकिन वे कौन थे, कहां से आई थी, ये किसी को नहीं पता और अब वह इस दुनिया में नहीं है। लगता है उसने खुदकुशी कर ली है। अस्पताल वालों ने हमें बहुत तंग किया, बहुत जलील किया। वे हमें उसकी बॉडी नहीं दे रहे थे। कभी कहते थे कि आपकी बेटी ने शायद किसी दोस्त को बुलाया था और मामला खराब हो गया। कभी कहते थे कि एक दोस्त नहीं, 4-5 लोग थे। पूरे देश में लोग हमारी बेटी के लिए खड़े थे, सब उसकी तरफ से इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था जिससे पता चलता कि असल में हुआ क्या था। अस्पताल वालों ने जो रिपोर्ट जारी की, उसमें लिखा था कि माला ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती थी? वो तो मुझे कुछ बताना चाहती थी। घर से हंसते हुए निकली थी, उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। फिर ऐसा इंसान आत्महत्या कैसे कर सकता है?
वह डिप्रेशन में नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। उसके साथ कोई समस्या नहीं थी। हमने पूछा कि उसका फ़ोन कहाँ है, बैग वगैरह कहाँ है, तो उन्होंने सारी चीज़ें वापस कर दीं, लेकिन उसका फ़ोन नहीं दिया। हम हैरान थे कि फ़ोन क्यों नहीं दिया। वो कहने लगे कि सबूत के तौर पर उसे अपने पास रखेंगे। लेकिन अगर आत्महत्या थी, तो फिर सबूत किसे दिखाना था? बहुत कोशिश की, किसी तरह उसका फ़ोन मिल जाता क्योंकि फ़ोन से ही पता चल सकता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था। पर उन्होंने उसका फ़ोन नहीं दिया। 3 दिन गुजर चुके थे और मैंने राम को भी नहीं देखा था। क्या उसे नहीं पता था कि माला के साथ क्या हुआ? वो इस दुनिया से भी चली गई थी। यह बात पूरे देश में फैल चुकी थी। फिर उसे क्यों नहीं पता था? लगता है वो डर गया था और अपने कमरे में छुपा बैठा था। बाहर नहीं निकलना चाहता था कि कहीं उससे भी पूछताछ न हो जाए, क्योंकि पता नहीं कितनी बार यहाँ पुलिस आई थी। मेरी हालत तो मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। मेरी जवान बेटी, जिसे मैंने मुश्किलों से डॉक्टर बनाया था, अब इस दुनिया में नहीं थी। और ये जानने के बावजूद कि वह कैसे गई, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं पूरी रात रोती रहती थी। लोग इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। मेरी बेटी वापस नहीं आ सकती थी। हमारे घर की लक्ष्मी इस दुनिया से चली गई। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। 1 हफ्ते बाद माला की एक दोस्त अचानक हमारे घर आई और उसने कहा कि उसके पास माला की एक वीडियो है। उसने कहा कि शायद माला ने वही वीडियो भेजी थी, लेकिन उसने भी अब तक नहीं देखी थी। वह बहुत व्यस्त हो गई थी। इसके अलावा हमारे पास उसकी कोई याद नहीं थी। वीडियो 45 मिनट लंबी थी। मैंने सोचा कि आपको दिखाना जरूरी है। हमने तुरंत वीडियो को टीवी से कनेक्ट किया ताकि सभी देख सकें। सभी माला को देखना चाहते थे, लेकिन जब वीडियो देखी तो हम हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये वीडियो उसी पल की है जब सब लोग वहां से चले गए थे। माला कसम खाकर कह रही थी कि वह जिंदा थी और उसने यह वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेजी थी। शायद उसने बाद में इसे अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया था। इसलिए उन्होंने हमसे कभी नहीं पूछा कि क्या आपके पास कोई वीडियो है। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह दर्द में थी। वह कह रही थी कि अस्पताल वाले कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं। मुझे सब पता चल गया है। इसलिए उन्होंने मेरे साथ ये सब किया ताकि मुझे चुप करा सकें। मरीजों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। अस्पताल में बहुत बुरे काम हो रहे हैं। थोड़ी और जानकारी देने के बाद उसने कहा, माँ, मुझे माफ़ कर देना और राज से भी कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने उससे शादी करने का वादा किया था और मैं तुमसे यही बात करने वाली थी, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। कोई मुझे नहीं बचा सकेगा। वह अपने भाइयों के नाम लेने लगी और कहा, परेशान मत होना और तुम लोग मेरा ख्याल रखना। आखिर में उसने कहा, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम सब मेरे लिए बहुत खास हो। जहां भी रहूंगी, तुम सबको याद करती रहूंगी। मेरे लिए उदास मत होना। ये वीडियो देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। माला की दोस्त कह रही थी, इस वीडियो से हम इंसाफ दिला सकते हैं। मैं फिर से बहुत बड़े दुख में चली गई। 1 हफ्ते बाद हमें पता चला कि राम ने आत्महत्या कर ली थी। जब उसे पता चला कि माला के साथ इतना बुरा हुआ और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसने भी जहर खा लिया। उसने अपने आप को खत्म कर लिया। यह खबर सुनकर हमें और भी ज्यादा बुरा लगा। राम अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वो माला से बहुत प्यार करता था। जब उसे पता चला कि माला इस दुनिया में नहीं रही, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। अब इस बात को 1 महीना हो गया है, लेकिन असली मुजरिमों तक कोई नहीं पहुंचा है। सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी कहानियां सुना रहे हैं। मेरे पास बहुत से लोग आए हैं, मुझे दिलासा दिया है, कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। आप ही बताएं कि अब क्या करें। दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं और वो लोग अभी भी पकड़े नहीं गए हैं।
आपको क्या लगता है कि माला को इंसाफ मिलेगा? दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।